हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा वीडियो नंबर 2 है और पहला चैप्टर है वर्णमाला। इसका भी पार्ट नंबर 2 है, यानी कि एक पार्ट हमने इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जा कर के प्लेलिस्ट में पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखना है। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्लीट हिंदी की थ्योरी क्लास करेंगे और जैसे ही कोई चैप्टर का थ्योरी ख़त्म होगा उसके बाद जितने भी उसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आए हुए हैं सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हों, चाहे यूपीएसआई में, यूपीएसआई कांस्टेबल किसी में भी पूछे गए हों, सब का सब हम लोग कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा। साथ ही यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने है, इसको दबा देना है। उसके बाद घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन दिया है सिलेबस में, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, सब में यह आता है। तो इसको भी हमने ऑलरेडी करा दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला हमने शुरू किया था, तो पहला पार्ट हमने ऑलरेडी बता दिया है इसमें। ठीक है, यह सब हमने आपको बताया था। स्वर पूरा का पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया था पहले वाले भाग में। आज के वीडियो में हम लोग को शुरू करना है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो देखिए व्यंजन कहते किसे हैं तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए व्यंजन स्वर की, यहाँ पर की रहेगा। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए पिछले वीडियो में तो हमने स्वर पढ़ लिया। यहाँ पर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। ठीक है, तो यह सब स्वर हो गए। यहाँ पर कह रहा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन तो हम सबको पता है, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क, आप बोलिए क, बोलिए क। देखिए कोई भी व्यंजन जब हम बोलेंगे क तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? अ। ठीक है, तो अ क्या है? स्वर है। तो कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन। बिना स्वर की सहायता से हम कोई भी व्यंजन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछता भी है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उन्हीं को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर जरूर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। आप कोई भी वर्ड बोलिए पीछे अ जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर व्यंजनों की बात कर रहा है तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। तो व्यंजन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन को भी कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हमने इसको पढ़ा था तो मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा था विभाजन। ठीक है, इसके बाद जिह्वा के आधार पर पढ़ा था। उसी प्रकार व्यंजन भी कई भागों में हम लोग विभाजित करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला कह रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप लोग याद रखिएगा, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो टोटल इसकी संख्या होती है 25। 25 कहाँ से कहाँ तक? तो क से कबूतर से लेकर म से मछली तक। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए यह सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर के म तक। ठीक है, इन सबको अभी आप केयर मत करिएगा, इनके बारे में अभी हम बतियाते हैं। देखिए इसमें जो स्पर्श व्यंजन है तो पहला आता है कंठ, यानी कि क वाला जो वर्ग होता है, क वाली लाइन होती है क, ख, ग, घ, अंगा तक, इसको हम लोग कंठ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में पूछ भी देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ व्यंजन है। ऑप्शन में दे देगा क, च, ठ, थ। ठीक है, तो क पे हम लोग टिक लगा देंगे। तो इस वाले में जितने भी सब आते हैं सब कंठ व्यंजन है और यहाँ पर ह भी कंठ व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो कंठ मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमारे कंठ से निकले। जब आप लोग क बोलिए क, तो इसमें क्या है? कंठ का इस्तेमाल हो रहा है। क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो इसमें कंठ के द्वारा ही बोला जा रहा है। बाकी यहाँ पर आता है तालव्य। नाम से ही पता चल गया तालव्य, यानी कि ऐसा व्यंजन वर्ड
ठीक है, व्यंजन कहें या फिर वर्ड कहें, वर्ड के अंतर ही व्यंजन आता है। ठीक है, तो ऐसा व्यंजन या फिर ऐसा वर्ड जिसको बोलने में, ठीक है, हमारी जीभ जो है तालु के मध्य भाग से टच करती है या फिर छूती है। आप बोल करके देखिए, च, छ, ज, झ, इया। इसमें क्या है कि हमारा जो जीभ है हमारी तालु को छूती हुई यह सब वर्ड बोलेंगे तो जरूर तालु से टच होगा। ठीक है, त से तालु, च से चालू। अगर पूछ दे तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो जो यह च वर्ग के अंतर्गत आता है यह सब तालव्य व्यंजन है। तो आपको याद रखना है च, छ, ज, झ, इया, यह सब तालव्य व्यंजन है। इसके अलावा य और बड़ा स, ठीक है, यह भी तालव्य व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब या मूर्धन्य कहेगा या फिर मूर्धा कहेगा। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई भी वर्ड बोले हमारी जीभ जो है तालु के अग्रभाग से यानी कि तालु के अगले वाले हिस्से से छुए यानी कि टच करे जीभ। जैसे आप बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो इसमें क्या होता है हमारी जीभ तालु के भाग अगले वाले भाग को छूती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। इसमें र और पेटफरुआ यानी कि मूर्धन्य सब इसमें शामिल होते हैं। दंत व्यंजन एकदम सिंपल है, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने पर हमारी जीवा दांत से छूती हुई जाती है। जैसे कि तो, थो, दो, धो, न। खुद बोलिए ना, बोलिए। जब आप तो, थ, दो, ध, न बोलेंगे तो हमारी जीवा क्या है दांतों से छूती हुई जाती है, तो इसीलिए इसको दंत व्यंजन कहा जाता है। इसमें ल और छोटा स भी दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ वेरी सिंपल। ओष्ठ में क्या है कि हमारे जो दोनों ऊपरी और निचले ओठ हैं यह दोनों आपस में छू जाते हैं यानी कि दोनों आपस में सटते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। जैसे आप बोलेंगे प, तो क्या है हमारे दोनों ओठ मिलते हैं, फ, ब, भ, म, इस सब में हमारे ओठ सटते हैं, इसीलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ओष्ठ वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आपको स्पर्श व्यंजन तो क्लियर हो गया, 25 आते हैं टोटल। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 25 ही होते हैं, क से लेकर के म तक। और बाकी कंठ में, तालव्य में, मूर्धन्य, दंत में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको क्लियर हो चुका है। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर का क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको बस यही क्रम सजा देना है, पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है हम बांट सकते हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कंपन के आधार पर। ठीक है, जब हम कोई भी वर्ड बोलेंगे तो हमारे जो गला है, स्वर तंत्रियाँ हैं यानी कि जो आपका गला में नीचे उठा हुआ भाग है ना, उसमें कंपन होगा, उसके आधार पर का बांटा गया है, जिसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है घोष या फिर सघोष। घोष कहें या फिर सघोष कहें बात एक ही है। दूसरा होता है अघोष, और लगा देंगे तो नकारात्मक वाली भाव आ जाता है। ठीक है, तो तारत्व के आधार पर पूछ दे तो दो भागों में बांटा जाता है, घोष और दूसरा है अघोष। देखिए अघोष में क्या होता है, अघोष यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अभी हम आपको कंपन करा करके दिखाएंगे। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे। क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है, अघोष है तो कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर सुधार लेंगे। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो लिखेंगे अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। बाकी घोष या फिर सघोष नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और अघोष में क्या है, पहला और दूसरा व्यंजन। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा है, अघोष में हर
अघोष में क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, तो पहला यह हो गया, दूसरा यह हो गया। अघोष में क्या कहा है कि कंपन नहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे क ख, आप अपना एक अंगुली निकालिए तर्जनी वाली और आपके जो गले में उभरा हुआ भाग है वहाँ पर रखिए। ठीक है, रखिए। अब बोलिए क ख, ठीक है, कोई भी कंपन नहीं हुआ है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ग, बोलिए ग घ अंगा, ठीक है। जैसे ही ग घ अंगा बोलेंगे तो क्या है, कंपन होता है। लेकिन क ख बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा। साथ ही च और छ, बोलिए च छ, कोई कंपन हुआ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ज झ इया, ठीक है, तो कंपन होता है। तो वही कह रहा है अघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है अघोष में क्या है, पहला और दूसरा व्यंजन ही क च ट त प और ख छ ठ थ फ, ऐसे ही आप सारणी बनाइएगा। और अघोष में क्या आता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष में बाकी का आगे वाला है, जैसे कि यहाँ पर घोष या फिर सघोष, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, तो यह हो गया तीसरा चौथा पांचवा। इनको बोलने पर क्या होता है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो अब इसमें यह सब क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। जैसे ग घ अंगा, ज झ इया, यह सब बोलने पर क्या होता है, कंपन होता है। तो आपको याद रखना है। फिर से एक बार देखिए, अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ग, लेकिन घोष में तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा यह किस में आएगा, यह घोष में आएगा, आपको याद रखना है। तीसरा यहाँ पर जो विभाजन का आधार है वह क्या है, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व मतलब क्या होता है, प्राण मतलब हवा, यानी कि हमारे गले से, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर भी इसको विभाजन किया गया है व्यंजन को। ठीक है, इसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब हवा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसको हम लोग महा मतलब ज़्यादा, प्राण मतलब हवा, ज़्यादा हवा निकले उसको हम लोग महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, इसी वाले में हम लोग समझ लेते हैं। इसको पहले मिटा दें। ठीक है, जैसे अल्प प्राण, यहाँ पर आया अल्प प्राण, कह रहा है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, जैसे अघोष सघोष तोपिए। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर हम सभी वर्ग सभी लिख लिए क से लेकर के म तक। अल्प प्राण जिसमें मुख से कम हवा निकले, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क ग और अंगा, यह सब जो वर्ण है इसको अल्प प्राण कहते हैं। अब चलिए बोलिए अल्प, यानी कि हवा कम निकले। अब आप बोलिए क, फिर बोलिए ख। जैसे ही आप ख बोलेंगे आपके मुंह से ज़्यादा हवा निकलेगी। फिर ग, सिंपल बोला जा रहा है, ख ख घ, यह जब दोनों बोलेंगे तो आपके मुख से क्या है कि हवा ज़्यादा निकल रही है, तो ज़्यादा निकलेगी तो महाप्राण, लेकिन जब कम निकलेगा तो अल्प प्राण। ठीक है, तो अब देखिए हमने वहाँ पर यही लिखा है, जैसे क ग अंगा, च ज इया। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग है यह क्या है, अल्प प्राण है। लेकिन जो दूसरा और चौथा यानी कि ख और घ हर वर्ग का, यहाँ पर छ और झ, ठ और ढ, ठीक है, थ ध और फ भ, यह सब क्या है, महाप्राण है। आप बोलिए ख घ, बोलने पर क्या है, मुखमंडल से, हमारे मुख से अधिक हवा निकल रही है, दूसरा और चौथा आ जाएगा। लेकिन जब कम हवा निकले तो यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर अल्प प्राण में कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, एक एक छोड़ करके
यह सब अल्प प्राण। लेकिन महाप्राण में कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखिए, आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो जिनका उच्चारण वर्णमाला में स्वर व व्यंजन के बीच का हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में आप य, र, ल, व इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको बस याद रखना है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो य क्या है? यह तालु से निकलता है, तालु से है, तालव्य वर्ण है। र की बात करें तो यह दंतमूल यानी कि र बोलेंगे तो दंतमूल या मसूड़ा इसे कहा जाता है। ल दंतमूल, व दंतोष्ठ। ठीक है, तो अंतस्थ में आपको याद रखना है इसके अंदर 4 व्यंजन आते हैं। ठीक है, य, र, ल, व, आपको चारों याद रख लेना है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन जैसे भी पूछ दे य, र, ल, व। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यह सघोष होते हैं और अल्प प्राण। सघोष यानी कि इनको बोलने पर क्या होता है? हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और अल्प प्राण मतलब मुख से हमारे कम हवा निकलता है। बोलिए य, र, ल, व, हवा कम निकला है मुंह से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, र और ल को वर्ष से वर्ण भी कहा जाता है, वर्ष व्यंजन भी कहा जाता है। तो मेन बात आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है उष्म संघर्षी। उष्म या फिर संघर्षी। उष्म मतलब उष्मा निकले, संघर्षी यानी कि संघर्ष हो रहा है। तो इसको कुछ भी पूछ सकता है कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है उष्म और संघर्षी। उष्म मतलब आपको क्या लग रहा है? उष्मा निकले। संघर्षी मतलब आपस में संघर्ष हो रहा है, रगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं उष्म संघर्षी। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें तीनों स आ जाते हैं, बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। अब इसको आप लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, बोलिए श, फिर बोलिए स, फिर छोटा स, ह। इनको बोलने पर क्या हो रहा है कि हमारे मुख से गर्म हवा आ रही है, यानी कि रगड़ाहट जैसा इसमें महसूस हो रहा है। बोल कर देखिए, श, ह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपस में संघर्ष करते हुए हवा निकलती है, उष्मा एक तरीके से निकलती है। तो आपको याद रखना है तीनों स और ह क्या है? उष्म व्यंजन या फिर इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। जिनमें से यह जो तीनों स होते हैं, बड़ा स, छोटा स और यहाँ पर पेटफरुआ या फिर मूर्धन्य स, यह सब अघोष होते हैं, यानी कि इनको बोलने पर कंपन नहीं होता है और साथ ही साथ महाप्राण यानी कि बोलने पर हवा ज़्यादा निकलती है। जैसे बोलिए स, ह। ठीक है, ह नहीं, छोटा सा। तो यह सब महाप्राण भी हैं। बाकी ह की बात करें तो यह सघोष है, यानी कि बोलने पर कंपन होगा स्वर तंत्रियों में और महाप्राण है। ठीक है, यहाँ पर आता है नेक्स्ट उच्छिप्त। उच्छिप्त मतलब होता है फेंकना। ठीक है, तो 2 वर्ण ऐसे हैं जैसे ड़, ढ, इसको बोलेंगे तो हमारी जीभ क्या है? घूम करके लग रहा है कि किसी को फेंक रहा है, ड़, ढ। ठीक है, तो इसे उच्छिप्त या फिर उच्छिप्त मतलब आप याद रखिए एक तरीके से फेंकना। हमारी जीभ किसी चीज़ को एक तरीके से लपेट करके फेंक रही है। ठीक है, तो ड़ और ढ क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। बाकी अर्ध स्वर भी कहा जाता है 2 चीज़ को, 2 व्यंजन को, जिसमें से आता है एक य और व। ठीक है, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अर्ध स्वर पूछ देता है कभी कभी कि अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन सा है, तो य और व अर्ध स्वर व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद है यह सब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है लुंठित। यह पूछता रहता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है? तो र। जैसे आप र बोलिए, र, तो क्या होता है कि हमारी जीभ इसमें लपटा जाती है एक तरीके से, लुंठित करती हुई र। ठीक है, तो र कैसा वर्ड है? लुंठित। पूछ देता है लुंठित, यानी कि हमारी जीभ क्या होती है? इसमें घूम जाती है एक तरीके से, र, कंपन जैसा होता है।
तो लुंठित वर्ण कौन सा है, र है, आपको याद रखना है। बाकी पार्श्विक, पार्श्विक मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में वायु यानी कि जो अंदर से हवा निकलती है जीभ के दोनों बगल से निकल जाती है। आप बोलिए ल, तो जीभ क्या होती है हमारे बीच से थोड़ी सी मुड़ती है और अंदर से हवा बाहर पास करता है। बोलिए ल ल, ठीक है। तो पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, ल को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, उच्चारण में वायु जीवा के दोनों बगल से निकलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पार्श्विक। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अनुनासिक। अनुनासिक मतलब इसको हमने स्वर में भी पढ़ा था, अनुनासिक और निर्नासिक। इसमें क्या होता है, जब हवा हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है इसको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे हर वर्ग का यानी कि जो आखिरी वाला होता है, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ठीक है। तो जो आखिरी में आता है इसी को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। इसमें हवा, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आप बोल करके देखिए, अंगा, इया, ड़, म, ठीक है। इसमें नाक का भी यूज हो रहा है और हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे अनुनासिक पंचमाक्षर भी कहा जाता है। हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक पंचमाक्षर नहीं है, ठीक है। तो ये सभी देगा, एक कोई और उठा कर दे देगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है आगत या फिर गृहीत ध्वनियाँ। यह 5 प्रकार की होती है और इसमें क्या होता है कि नीचे नुक्ता का चिन्ह लगता है यानी कि बिंदी लगती है, ठीक है। यह 5 हैं, क ख ज, क ख ग ज फ। इसको आपको याद करना ही करना होगा। पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आगत ध्वनियाँ है या फिर नहीं है, इनमें से एक दे देगा या फिर नहीं देगा, ठीक है। तो क ख ग तीनों तो सेम है यानी कि इकट्ठा आ जा रहे हैं। बाकी ज और फ इसमें भी नीचे यहाँ पर जो नुक्ता चिन्ह लगता है इसी को कहते हैं आगत ध्वनियाँ। 5 प्रकार की होती हैं, 5 होती हैं, क ख ज, क ख ग ज फ, ठीक है। यह तो हो गया। बाकी यहाँ पर अयोग वाह भी पूछता है, ठीक है। तो अयोग वाह पूरे वर्णमाला में 2 ही है, एक है अंग और एक है अह, ठीक है। तो अंग वाला जो है बिंदी लगता है इसको अनुस्वार कहते हैं और जो यहाँ पर अह में 2 बिंदी लगता है इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे अनुस्वार, अंश अगर लिखना रहेगा तो अंश, अंश में जो बिंदी आई है क्या है, यह अनुस्वार है। और अतः लिखना रहेगा तो पीछे क्या आई, 2 बिंदी, इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। यदि पूछ दे अयोगवाह वर्ण कितने हैं तो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, अंग और अह, जिसमें से अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसके अलावा और जो कुछ पूछता है हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन। इसको खूब पूछता है परीक्षा में। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और चारों कौन कौन से हैं, छ से क्षत्रिय वाला छ और त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ और यहाँ पे श्रमिक वाला श्र, ठीक है। यह संयुक्त इसलिए हैं क्योंकि यह 2 वर्णों से मिल करके बने हैं। जैसे क्षत्रिय का जो संधि विच्छेद है या फिर क्षत्रिय किन से मिल करके बना है, तो क और स, ठीक है। क में क्या होगा, क में आपको ऐसे हलंत लगाना पड़ेगा और स, ठीक है। त्र किसका संयुक्त है, तो त और र का संयुक्त है त्र, ठीक है। ज्ञानी का तो ज प्लस ज्ञ यानी जहाज वाला ज प्लस ज्ञ, ठीक है। इससे मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ। और जो श्रमिक वाला श्र है इसमें बड़ा स और र, तो यह वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क लगा लीजिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है और इसका विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसको खास कर ध्यान रखना है। क्षत्रिय में क और श होता है, त्रिशूल में त प्लस आर होता है मतलब र होता है, ज्ञानी में ज प्लस ज्ञ होता है और श्र में श प्लस र होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या है, वही जो ध्वनि नाक से निकलती है, जिससे अंग, ज्ञ, ड़, न, म।
तो यह नासिक के व्यंजन है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया वर्णमाला आपको। एक बार आप रिवीजन करने के लिए वीडियो को फॉरवर्ड मोड में कर करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा पूछा जाता है। इसमें दे देता है कि वर्ण को विच्छेद करिए, ठीक है। क्या कर दे देगा, कोई भी वर्ण और कहेगा वर्ण विच्छेद करिए। जैसे यहाँ पर कृपण दे दिया है, ठीक है। तो इसमें कृपण में क्या है, किस किस वर्ण से मिलकर बना है। देखिए क से मिलकर के बना है, ठीक है। और क में हलंत लगाएंगे और क्री री, ठीक है। तो इसमें री भी आ रहा है, क्री अपौड़, ठीक है। प स्वर व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, तो यह लगाने पर यहाँ पर अ भी आ जाएगा, क्री प पीड़, ठीक है। हलंत यहाँ पर अ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी देता है, तो आपको याद रखना है। तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है, और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं हम आपको कराएंगे, एक बार आप बताइएगा ज़रूर। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिटेल नहीं कर पाएंगे, कुछ ही करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो आपको जो हमने PDF प्रोवाइड करी है या फिर कर देंगे, उसमें आपको साफ साफ अपने लिखा हुआ है कि देवनागरी कौन सी लिपि से है, बताइए। ब्राह्मी लिपि से, बताइए। खरोष्ठी, शारदा, चित्र लिपि, कौन सा होगा सही, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर आप लोग को इसमें कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग केवल और केवल MCQ करेंगे, जो कि UPP में और UPSI में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल इसका MCQ कर लेंगे। बाकी हमने जो भी यहाँ पर बताया, यदि आपको समझ में आया है तो नीचे एक बार कमेंट करिएगा। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है, यूट्यूब का नाम, ठीक है। कन्हैया GS वर्ल्ड टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपका इसका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उस पर क्लिक करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।